हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और आज से हम लोग नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ से एनटीए का मॉक टेस्ट जो है तो उसका जो पहला पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर वुड रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द सेम बॉडी। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया गया है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा गया है। तो देखिए dx अपॉन dt जो होता है वो होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो दिखाएगा वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्लोप आ रहा है आपका पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्लोप पॉजिटिव और स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही होगी। यहाँ पे स्लोप हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे स्लोप हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगा तो स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी यहाँ से शुरू हुई, आगे धीरे धीरे स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम से शुरू होगी, धीरे धीरे कम होते हुए जहाँ पे स्लोप 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। उसके बाद जब स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी आपकी नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव में इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन तो साइन इसका नेगेटिव होगी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी बॉल को अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक मानो कोई पार्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद वापस आएगी और फिर से वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि जब ऊपर की तरफ जाएगी तो वेलोसिटी आप पॉजिटिव लोगे, तो नीचे आएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव लोगे। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा वी एंड टी का ग्राफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, the charge is distributed uniformly in some space, the net flux passing through the surface of an imaginary cube of side A in the space is phi. The net flux passing through the surface of imaginary sphere of radius A the space will be, ठीक है। आपको पहले बताया गया है कि कोई इमेजिनरी क्यूब था तो वहां से उसका जो साइड है उसका ए है और उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है फाई। तो आपसे पूछ रहा है कि एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसका रेडियस ए है तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो फ्लक्स अगर फाई देखा जाए तो क्या होता है, क्यू इनक्लोज, ठीक है। क्यू इनक्लोज होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ठीक है। तो क्यू इनक्लोज हमको बताया नहीं गया यहाँ पे। तो आप मान लो कि रो मान लो, ठीक है। चार्ज डेंसिटी रो है तो अगर चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई करा दिया है तो टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो। अब वॉल्यूम क्या होगा, पहले क्यूब बताया है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब होता है। तो सिग्मा इंटू अगर ये क्यूब करो तो इसका क्यूब जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इसका क्यूब का, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई आपकी फाई की वैल्यू, ठीक है। अब बाद में आपसे कह रहा है कि वो फाई कितना होगा, कोई स्फीयर है, ठीक है, कोई स्फीयर तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो स्फीयर का अगर वॉल्यूम देखा है तो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पाई आर क्यूब, आर की जगह क्या कहा गया था, रेडियस ए है तो ए क्यूब करो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू रखना वो रख दो। तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से ए क्यूब की अगर वैल्यू निकालोगे आपको तो ये क्यूब की वैल्यू निकल के आ जाएगी फाई एप्सिलॉन नॉट बाई रो, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो आप, ठीक है। ये आ गया आपका फाई डैश, ठीक है। तो ये रखोगे फाई डैश इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4/3 इंटू ए क्यूब की वैल्यू फाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 पाई 5/3, ठीक है। तो जो आपका फाई डैश की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा आपका 4/3 पाई इंटू 5। तो ये आपका ऑप्शन से हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे 4 पाई/3 इंटू 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ए 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस AB as shown in the figure. The value of current supplied by the battery when its first case battery is positive terminal is connected to A and second case when positive terminal of battery is connected to B will respectively, ठीक है। आपसे कहा गया यहाँ पे कि एक बार पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ ए से कनेक्ट किया जा रहा है, एक बार बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बी से कनेक्ट किया जा रहा है। जब पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी है तो आपका ये जो डायोड D1 है ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो यही वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी, I = V/R, V है 2 वोल्ट और ये है 5 ओम, तो 2/5 तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। दूसरी बार जब पॉजिटिव टर्मिनल बी से कनेक्ट किया जाएगा तो आपका जो दूसरा वाला डायोड D2 है तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। तो यहाँ पे जो करंट निकल के आएगी तो वो हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू 2 वोल्ट, R की वैल्यू 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में निकल के आएगा 0.4 एम्पियर और सेकंड केस में निकल के आएगा 0.2 एम्पियर। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर एट एनटीपी इज 330 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू व्हेन टेम्परेचर इज डबल एंड प्रेशर इज हाफ, ठीक है। कह रहा है कि टेम्परेचर डबल हो जा रहा है, प्रेशर हाफ हो जा रहा है तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए साउंड की वेलोसिटी पे प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। तो साउंड की जो वेलोसिटी होती है V इनवर्सली
साउंड की जो वेलोसिटी होती है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 330 मीटर पर सेकंड थी, तो बाद में जब टेम्परेचर को और डबल कर दोगे तो रूट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो बाद में जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी 330 रूट 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर डबल करो तो उसकी वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है साउंड की वेलोसिटी पे, ये आपको याद रखना है, और जो मैंने पढ़ाया था वहां भी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन is E is equal to half m omega square a square. Suppose the oscillating particle is replaced by another particle of double the mass while the amplitude a remain the same. The new mechanical energy will be, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो दिया गया है, तो मैकेनिकल एनर्जी E is equal to हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कहा गया है। अब इसमें बता रहा है कि आपका मास डबल कर दिया है, ठीक है, पार्टिकल को चेंज करके मास डबल कर रहा है। तो अब यहाँ से आपको लग रहा होगा कि एनर्जी जो होगी वो डबल हो जाएगी क्योंकि मास यहाँ पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मास बढ़ाओगे तो आपके ओमेगा पे भी चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है के बाई एम, ठीक है। तब जब इसको आप रखोगे तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम रखोगे इंटू ए स्क्वायर को एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एम नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी जो भी है वो मास से इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रिमेन्स ई, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, ई था तो ई ही रहेगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, इन ए फिजिकल बैलेंस वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स व्हेन द 5 mg वेट इज प्लेस ऑन द लेफ्ट पैन द बीम बिकम हॉरिजॉन्टल बोथ द इम्पटी पॉइंट्स ऑफ बैलेंस आर इक्वल मास। जो आपके इम्पटी पॉइंट्स हैं उनका मास इक्वल है, ठीक है। वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप यहाँ पे टॉर्क बैलेंस करो, ठीक है। जब ये फिजिकल कंडीशन में होंगे, ठीक है, फिजिकली हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे 5 mg का जब मास रखा जा रहा है लेफ्ट वाले पैन में, तब ये क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो टाउ 1 इक्वल टू टाउ 2 जब करोगे तो यहाँ पे क्या होगा एफ इंटू आर, ठीक है। टाउ क्या होता है एफ क्रॉस आर होता है, तो एफ कितना लगेगा 5 mg प्लस एम, ठीक है, 5 mg प्लस एम डैश, मान लो कि जो पैन है उसका मास एम डैश है, ठीक है। तो एम डैश इंटू जी ये हो जाएगा R1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये भी एम डैश क्योंकि दोनों पैन का मास सेम था, ठीक है। तो एम डैश तो यहाँ हो जाएगा एम डैश इंटू जी और R2, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरफ का टॉर्क, ठीक है, दोनों को इक्वल करें। अब हम R1 अपान R2 अगर निकालने जाएं तो R1 अपान R2 इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा M1 डैश जी अपान 5 mg प्लस M1 डैश जी। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि ऊपर की वैल्यू कम है, नीचे की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है ज्यादा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा लेस देन 1 आएगी, इसकी वैल्यू जो भी आएगी तो लेस देन 1 आएगी। तो R1 बाई R2 की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे R1 इज लेस देन R2, मतलब कि लेफ्ट आर्म यहाँ पे छोटी है। तो अब ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, लेफ्ट आर्म इज लॉन्गर देन द राइट आर्म, ये डी ऑप्शन आपका गलत है, लेफ्ट आर्म इज शॉर्टर देन द राइट आर्म, ठीक है। R1 छोटा है R2, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द प्रोडक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट एंड इट्स रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज, ठीक है। तो देखो जो भी nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो होती है 13.6 जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, और जो रेडियस होता है वो होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपान जेड। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछ रहा है क्या होगा, प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। तो ई इंटू आर जब करने जाओगे तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर इंटू 0.53 और क्या हो जाएगा यहाँ पे एन स्क्वायर अपान जेड। तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एक जेड से एक जेड कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या आएगा यहाँ पे 13.6 में जब 0.53 का मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और इंटू जेड आएगा। तो आप क्या करा है एन पे डिपेंड करेगा कि नहीं, ऑप्शन में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन ए प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर नहीं होगा, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब ये भी नहीं होगा, है जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी नहीं, 7.2 है। तो लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा है कांस्टेंट वैल्यू 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप लगाएंगे 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए सैटेलाइट ऑफ मास m is orbiting the earth of radius capital R at a height h from its surface. The total energy of satellite in terms of g naught, the value of acceleration due to gravity at the earth surface E. तो देखिए टोटल एनर्जी जो भी होती है आपकी तो वो होती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये होता है टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी एम अपान एम इंटू बाई 2r इंटू नहीं सॉरी, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी। अब देखो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि r की वैल्यू क्या रखोगे तो r की वैल्यू आप रखोगे कैपिटल R प्लस h, ठीक है। जितनी हाइट होगी उसको अर्थ की रेडियस में ऐड करो क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका R प्लस एच। आप टोटल एनर्जी यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपान 2r प्लस एच, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि g की वैल्यू होती है जी एम अपान
आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर जीएम की वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाए, जी इंटू आर स्क्वायर। तो जीएम जहां पे है तो जी इंटू आर स्क्वायर आप कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू जीएम की जगह माइनस जी आर स्क्वायर और ए एम पहले से है 2r प्लस एच। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जी आर स्क्वायर एम अपॉन आर प्लस एच इंटू 2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Next question number 9. A cyclic process ABCA is shown in the VT diagram. The process on the PB diagram. आपसे पीबी डायग्राम पूछा गया है और वी और टी दिया गया है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम आपको दिया गया है। तो अब यहाँ से अगर ग्राफ को आप रीड करना शुरू करें तो आप पहले देखिए, आप ए से अगर बी जा रहे हो, ठीक है, ए से बी जा रहे हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। ठीक है, वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हो जाएगी आइसोबारिक कंडीशन। तो जब आप पीबी ग्राफ बनाने जाओगे तो वहां से ए से बी जो भी ग्राफ बनाओगे, ए से बी जब चलोगे आप तो क्या करोगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे। तो ये जब ग्राफ आप बनाओगे तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर आप चारों ऑप्शन में चेक करो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन सी जो दिया गया है वहां पे ए से बी जाने पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूरा ग्राफ आप बनाने जाओ, ठीक है, तो ए से बी क्या हो गया, आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो ये आइसोबारिक कंडीशन हो गई। फिर बी से सी जाओगे तो बी से सी पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से यहां जा रहे हो तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट करना है तो ये करो आप वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, ये आ गया आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब सी से डी पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। ठीक है, जो वी होगा यहाँ पे क्या है, आप जाओगे जब सी से ए जाओगे, सी से ए जाने पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसे बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। तो ए बी सी ऐसे आप चलोगे, ये ग्राफ बन के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल लेंथ, थिकनेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड थर्मल कंडक्टिविटी के एंड टू के रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज द इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। यहाँ पे एक स्लैब दिया गया है जो दो मटेरियल से बना हुआ है, तो उन दो मटेरियल का लेंथ सेम है। ठीक है, थिकनेस सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बस थर्मल कंडक्टिविटी चेंज है, एक की के है दूसरे की 2K। तो यहाँ पे सीरीज में अगर उनको कनेक्ट किया गया तो इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाया जाए, ठीक है, तो के नेट की वैल्यू होती है 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 करेंगे, K1 की वैल्यू K है और K2 की वैल्यू 2K है, अपान K1 प्लस K2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3K। एक के से एक के कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 का 2 जा 4K/3। तो यहाँ पे के नेट की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 4K/3 निकल के आएगा। ठीक है, तो के नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 4K/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, टू आइडेंटिकल सैटेलाइट्स ए एंड बी रिवॉल्व राउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r and 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द रेशियो ऑफ दियर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे। तो देखिए P1 अपान P2 हो जाएगा M1 V1 अपान M2 V2। तो आइडेंटिकल सैटेलाइट है तो M1 बराबर M2 बराबर M हो जाएगा, तो M1 अपान M2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा V1/V2। अब सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला होता है GM अपान R, और जो ये R होता है ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है। ठीक है, तो इसको R प्लस H लिया जाता है, जो अर्थ की रेडियस होती है और प्लस जो हाइट होती है उसको मिला के लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा P1 अपान P2 जो आएगा आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 अपान V2 की जगह लिखोगे R2 अपान R1, वो भी अंडर रूट के अंदर, क्योंकि V की वैल्यू क्या है 1 अपान R है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R2 अपान R1। तो R2 की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे R प्लस 3R। ठीक है, एक बार कह रहे 3R पे है, एक सैटेलाइट जो है वो 3R पे, दूसरी वाली। ठीक है, तो 3R रखोगे और प्लस R, एक सैटेलाइट R डिस्टेंस पे थी। ठीक है, तो R में हमने H को डिस्टेंस को ऐड किया। ठीक है, ये 3R ऐड किया और यहाँ पे H की वैल्यू R थी। ठीक है, एक सैटेलाइट 3R डिस्टेंस पे थी, हाइट पे थी, और दूसरी वाली जो पहली वाली थी वो R हाइट पे थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4R, नीचे हो जाएगा 2R। तो यहाँ पे हो जाएगा 4R अपान 2R, R से R कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2:1 आएगा। ठीक है, तो √2:1 ये आएगा मोमेंटम का रेशियो, कितना आएगा, √2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बॉडी इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड t इक्वल टू 0.5 सेकंड्स एंड एम्पलीट्यूड a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल इन which it move from equilibrium position to half of its amplitude। t इक्वल टू दिया गया है 0.5 सेकंड। ठीक है, और आपका एम्पलीट्यूड दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो अगर SHM की बात की जाए तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। ठीक है, जो भी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t। तो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है a/2 हो गया। ठीक है, तो a/2 इक्वल टू a sin ओमेगा t। ठीक है, a से a कैंसिल आउट होगा 1/2, तो 1/2 की जगह आप लिख सकते हो sin 30 डिग्री। ठीक है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे sin 30 मतलब π/6। ठीक है, तो π/6 इक्वल टू ओमेगा t हो जाएगा। तो t की वैल्यू जो यहाँ पे निकल के आएगी,
तो टी की वैल्यू जो आएगी वो पाई बाई 6 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई और टी करोगे तो टी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टी ऊपर, टी से पाई कैंसिल, तो हो जाएगा टी बाई 12। तो टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई टी बाई 12। अब आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो वी एवरेज निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट a/2 है, टोटल टाइम t/12 है, ठीक है, t/12 है। ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दी, चलो उसको रख लेंगे, तो ये हो जाएगा जब 12 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6a/t, ठीक है, तो 6a की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, टी की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पर सेकंड निकल के आ गया। एसएचएम का क्वेश्चन है, काफी इजी था, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना, ए करंट आई फ्लो थ्रू ए थिन वायर शेप एज ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर। द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ पॉलीगन ड्यू टू वन साइड ऑफ पॉलीगन। देखिए ये पॉलीगन है, तो इसके वन साइड के थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके सेंटर पे वो हमको निकालना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर 2 साइन पाई बाई एन, ठीक है। और ये जो आर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस वाले साइड पे पड़ रही है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये स्मॉल आर है, ठीक है, तो इसको लिया जाएगा। और ये कह रहा है कि जो भी पॉलीगन है तो एक आर रेडियस के सर्किल में आ जाए ऐसा पॉलीगन बनाना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, कैपिटल आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर cos थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये थीटा है पाई बाई एन, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपरटेनियस। तो बेस इसका क्या हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, और हाइपरटेनियस ये कैपिटल आर, ये हो जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा आर cos थीटा, ठीक है। इसको यहाँ पे रखो, तो v इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि ऑप्शन में हमको जैसा दिया गया इसको सेट करना पड़ेगा। 4 पाई आर की वैल्यू रखोगे आर cos थीटा इंटू 2 साइन पाई बाई एन। यहाँ थीटा की वैल्यू पाई बाई नहीं यहाँ भी थी, तो ये कर दोगे पाई बाई एन, ठीक है। तो अब ये देखो साइन पाई बाई एन अपान cos पाई बाई एन, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई एन। तो v इक्वल टू 2 से 4 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पाई बाई एन। यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 31 ohm हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm. It is placed in a series with a condenser of capacitive reactance 25 ohm. The combination of connected to an AC source of 110 volt. The power factor of the circuit. पावर फैक्टर आपको बताना है, तो पावर फैक्टर cos थीटा इक्वल टू होता है r अपॉन जेड, लेकिन अब हमको जेड नहीं पता है, ठीक है। तो जेड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जेड ये इंपीडेंस बोला जाता है इसको, तो यहाँ पे आर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस एक्सएल की वैल्यू 31, एक्सी की वैल्यू 25, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो 31 माइनस 25 करोगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, तो 36 प्लस 64 हो जाएगा 100, 100 का रूट निकालोगे आ जाएगा 10। तो जेड की वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ से हमको पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है, पीएफ बोलते पावर फैक्टर। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 8 थी, जेड की वैल्यू आपने निकाला 10, तो ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। पावर फैक्टर आ जाएगा 0.8, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको सीखो आप, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, ऐसे करना, और भी स्टेप आपको इसमें कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको समझाना है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो और जल्दी आपको करना पड़ेगा, तभी आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें कुछ करना नहीं आपको। क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो v दिखाया गया है तो वहाँ पे एक सर्किल दिखाया गया है, vt ग्राफ है, वहाँ पे सर्किल दिखाया गया है। तो देखिए एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी आ जाएंगी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट आप ले रहे हो टाइम के एक्सिस पे, तो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी आ रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकती है, इसलिए v ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन आपको देखना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर विद टाइम पीरियड टी। इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर प्लस डेल्टा आर विद टाइम पीरियड टी प्लस डेल्टा टी। यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी लेस देन टी है, ठीक है। देन अब आपको ऑप्शन बताना है। तो पहले देखिए आपका जब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, ठीक है। किसी ऑर्बिट में जब कोई आपका सैटेलाइट मूव करता है तो जो उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो उसके जिस रेडियस में वो मूव करता है उसके क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2dt बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 3 डेल्टा आर पान आर,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा टी बाई टी करोगे तो 2 यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला, 3/2 डेल्टा आर अपान आर। मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी लॉज हैं पढ़ना जरूरी है, ठीक है। केपलर्स लॉ से बहुत बार क्वेश्चन आया हो, तो केपलर्स लॉ ही है ये, ठीक है। तो इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो एक बार जरूर देख लो, तीनों लॉ आप केपलर के जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ए स्मॉल कॉइन इज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर filled with liquid. A ray of light from the coin travel up to the surface of the liquid and move along its surface. How fast is the light travel in the liquid? ठीक है, आपको स्पीड की जो वेलोसिटी है उसको बताना है उस लिक्विड में, ठीक है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे बतानी है। तो पहले आप इसका म्यू कैलकुलेट करो। अब म्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले यहाँ पे आप क्रिटिकल एंगल निकालो, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल, यहाँ से लाइट जा रही है, यहाँ से TIR हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो एंगल आप सिमेट्रिक देखोगे तो ये भी थीटा सी होगा। तो साइन थीटा सी अगर हम देखें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब इसको देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 और प्लस 16 करोगे तो आ जाएगा 25 का रूट निकालोगे आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 3/5। तो साइन थीटा सी जो भी होता है तो वो होता है 1 म्यू, ठीक है, 1 म्यू, या इसको V/C भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, C/V होती है, ठीक है। लेकिन 1 म्यू क्या हो जाएगा, V/C हो जाएगा, ठीक है। तो अब V/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू आपने निकाला है अभी 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे 3/5, आपको निकालना है V, तो V इक्वल टू हो जाएगा 3/5 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको काट दिया, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9/5, ठीक है, 9/5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर और इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 1 जा 5, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन दिस लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ए 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 15 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए वोल्ट मीटर, सी इन द फिगर। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर विल बी क्लोज टू, ठीक है, वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है। तो इसका हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लें, तभी हम इसका जो रीडिंग होगा वो बता सकते हैं। तो एक मेथड मैंने बताया था, जब मैंने सर्किट पढ़ाया था आपको, तो वहां पे ब्रांच मर्जिंग मेथड बताया था। तो उसमें क्या कहा था, इसका पोटेंशियल इसके रेजिस्टेंस से क्रॉस कराओगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे कराया जाता है। अपन R1 प्लस R2 करोगे तो यहाँ पे 10 इंटू 6 करोगे 0.6 है, तो यह आ जाएगा 6 प्लस 15 इंटू 1 करोगे तो यह हो जाएगा 15 अपान R1 प्लस R2। R1 1 है, R2 0.6 है, तो दोनों का ऐड करोगे तो 1.6 आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 21, ठीक है, 15 और ये 6 21 अपान 1.6, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13.1 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 13.1 वोल्ट। ये हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल भी बोल सकते हो इसको, या ब्रांच मर्जिंग मेथड से हमने इसको किया है। ये हमने सर्किट जब पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से इसको बताया था, इसके कई क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ए कॉपर बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज एट टेम्परेचर T, ठीक है। कोई कॉपर बॉल है, ठीक है, कॉपर बॉल कितना 100 ग्राम की है और कितने टेम्परेचर पे है, T टेम्परेचर पे है, ठीक है। इट इज ड्रॉप इन ए कॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है, कॉपर का कैलोरीमीटर है, ठीक है, कैलोरीमीटर है कितने ग्राम का, 100 ग्राम का। वो फिल्ड विद वाटर 170 ग्राम, ठीक है। तो W वाटर जो है, ठीक है, वाटर या MW कर दो तो वो कितना है 170 ग्राम, ठीक है। ये 100 ग्राम है, ये भी रूम टेम्परेचर पे है, ये भी रूम टेम्परेचर, हम 30 डिग्री मान लें, ठीक है, 30 डिग्री पे। कॉपर बॉल जो थी वो T डिग्री टेम्परेचर पे थी। जब उस कॉपर बॉल को इस वाले लिक्विड में जब डाला जाता है तो उसका कॉमन जो टेम्परेचर आता है वो 75 डिग्री आता है, ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस आता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर बॉल 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर यहाँ पे दिया भी गया आपको 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। ये मैंने पढ़ाया था, कैलोरीमीटर में पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छे से वहां पे बताया था सारा चीज। तो यहाँ पे देखेंगे हीट लॉस, तो हीट लॉस करेगा कॉपर बॉल जो कि T डिग्री टेम्परेचर पे है, ठीक है। तो MS डेल्टा T लगाएंगे तो M है 100 ग्राम, S की वैल्यू आपको दिया गया 0.1 और डेल्टा T कहां से कहां जा रहा है, T से जा रहा है 75, ठीक है, 75 डिग्री पे जा रहा है। हीट गेन कौन करेगा, कॉपर कैलोरीमीटर वो गेन करेगा, और जो आपका वाटर है वो गेन करेगा। अब यहाँ पे करेंगे MS डेल्टा T, तो M होगा आपका जो कॉपर का कैलोरीमीटर है, तो उसको लेंगे M 100 ग्राम, S की वैल्यू उसको दिया गया है 0.1 और डेल्टा T कितना हो जाएगा 30 डिग्री पे है, ठीक है। और कहाँ पे ले जाना है 75 पे, तो 45 का चेंज आएगा। प्लस और कौन गेन करेगा, वाटर आपका 170 ग्राम है, ये भी गेन करेगा, और इसका स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू कितना, इसका अभी चेंज होगा 45। तो यहाँ पे जब T कैलकुलेट करोगे तो आएगा 850 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करना, सिंपल सा कैलकुलेशन, इसको जब निकालोगे तो आ जाएगा 850 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास M ऑफ एंड लेंथ L एंड टाइम T
एंड करंट आई वुड बी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ आर बताना, तो आर इजकल टू होता है वी अपॉन आई, तो वी इजकल टू आप लिख सकते हो, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो क्यू नीचे चला आएगा और यहाँ पे आई कर देंगे, तो डब्ल्यू का हो जाता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, क्यू का क्या करोगे आई टी करोगे, ठीक है, तो आई टी तो आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो आई स्क्वायर इंटू टी, टी ऊपर ले जाओगे तो टी की पावर -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 आई की पावर -2। ये लेक्चर भी हम करा चुके हैं, ठीक है, यूनिट डायमेंशन हम पढ़ा चुके हैं, उसको आप देख लेना, अगर याद हो सके तो याद कर लो, वरना निकालने का यही तरीका है, ठीक है, या तो आप वी का याद रखो सीधे, तो जितने भी रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस का जब भी पूछा जाएगा तो वी का अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज, ठीक है, तो इसको क्या बोला था, तो इसको मॉड्यूलेशन बोला था, मैं पूरा आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव इज नोन एज मॉड्यूलेशन, तो ये इसी का एक डेफिनेशन भी मान सकते हो, तो इसी को हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मॉड्यूलेशन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रिज्म से लिया गया है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री दिया गया। द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपको दिया गया है, ये आपका प्रिज्म का क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, प्रिज्म का एंगल 30 डिग्री, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है। द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। द एंगल मेड बाय द इमर्जेंट रे विद द सेकंड फेस ऑफ द प्रिज्म विल बी। तो आपको फिगर से हम इसको समझाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है कोई रे 60 डिग्री पे, ठीक है, फर्स्ट फेस से 60 डिग्री है, और यहाँ से जो इंसिडेंट का जो आपका एंगल है वो जो यहाँ से रे पास हो रही है तो उसके बीच कितना एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन भी कहलाता है, ठीक है, इसको डेल्टा भी बोल सकते हो, ये क्योंकि जो मेन डायरेक्शन थी ये थी उसकी, लेकिन यहाँ से डेविएट हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो सेकंड फेज से आपसे पूछा जा रहा है ई की वैल्यू पूछी गई, तो डेल्टा इक्वल टू क्या होता था आपका आई प्लस ई माइनस ए होता था एंगल ऑफ जो कि 30 डिग्री दिया गया, और डेल्टा आपका भी 30 डिग्री है, तो 30 एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री प्लस ई आपको निकालना है, ए की वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है, 30 इधर लागू 30 60 हो जाएगा, और ये 60 इधर भी तरफ आ जाएगा, तो ई कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये 30 आएगा तो 60 हो जाएगा, और ये प्लस 60 है तो इधर आ जाएगा तो -60 होगा, तो ये हो जाएगा 0, तो ई की वैल्यू आ गई 0, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया 0, तो सेकंड फेज से ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, जो भी ये एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री से पास होगी, जो सेकंड फेज से इसका एंगल होगा, जो एंगल ऑफ इमर्जेंट जो सेकंड फेज से होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से रे सीधे पास हो जाएगा, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा, तो इस पर कोई परपेंडिकुलर डालोगे तो यही परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो सेकंड फेज से एंगल बनाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 23 नंबर। 3 स्टेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर शोन इन द फिगर। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मिडिल कंडक्टर ऑफ द लेंथ 25 सेंटीमीटर। जो मिडिल आपका वायर है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो इसमें फोर्स बताना और डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन करने के लिए पहले उस वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उस वायर की तरफ या वहां पे जहां पे वायर रखा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखिए, यहाँ से करंट की डायरेक्शन में थम कर रखोगे, फिंगर्स को रखोगे, जिस पॉइंट पे निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो रही है, तो पहले वायर की वजह से इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरी वायर की वजह से देखा जाए तो जब ऐसे रखोगे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, आउटवर्ड पेपर प्लेन के ऊपर आएगी। तो पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, माइनस करो तो रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वी नेट अगर निकालने जाओगे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन स्ट्रेट लाइन है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो हो जाएगा 2 पाई आर, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, अभी सेंटीमीटर ही रख रहे हैं हम, और यहाँ आई की वैल्यू चलो बाद में रख लेंगे, यहाँ I1 कर दे रहे हैं, माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आप बाहर ले लो, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आपने जब बाहर किया तो यहाँ I1 की वैल्यू कितनी है 30/3 माइनस I2 की वैल्यू 20/5, कैंसिल करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 30, तो यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ करोगे तो हो जाएगा 4, तो 10 - 4 तो यह जाएगा आपका 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से वी नेट निकल के आएगा, वी नॉट की वैल्यू रखोगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 2 पाई इंटू यहाँ आ जाएगा 6, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करो 2 हो जाएगा, 2 6 जा हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 7। यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज नहीं किया था, ठीक है, अब ये आ गया। अब अगर फोर्स निकालना है आपको, ठीक है, तो अब देखिए वी नेट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जैसा हमने माना था वैसा सही है, तो इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि पहले वाले से मैंने दूसरे को घटाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ऐसे जब फिंगर्स को आप रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तो इस तरफ होगा, राइट साइड में, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो राइट साइड में निकल के आएगा। तो F = IVL, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 10 एम्पियर दिया गया है,
और v की वैल्यू यहाँ पे 12 इंटू 10⁻⁷ आ गया, ठीक है, और l की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसको मीटर चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड कर लेना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 3 इंटू 10⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁴, और टुवर्ड्स राइट, मैंने बताया टुवर्ड्स राइट इस तरफ फोर्स आएगा आपको निकल के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इन साइड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन साइड। और फिंगर्स को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को रखोगे करंट के डायरेक्शन में, तो जो आपका पाम होगा वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, तो वो राइट साइड में निकल के आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज फॉलिंग ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस, इफ द सरफेस हैज रिसीव्ड 10⁷ जूल ऑफ एनर्जी देन द नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस विल बी, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा। नंबर ऑफ फोटॉन मान लो आप n है तो n इक्वल टू टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दैट्स मीन hc अपॉन लैम्डा, ठीक है, hc अपॉन लैम्डा कर दो। अब देखो टोटल एनर्जी आपको दिया गया 10⁷ जूल, ठीक है, ये रख दो। hc की वैल्यू आप याद कर लो, hc की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 10⁻⁻25 आता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये बार बार आप इसको निकालोगे नहीं, अभी h की वैल्यू रखोगे फिर c की रखोगे फिर मल्टीप्लाई कराओगे तो यही निकल के आएगा, ठीक है। अपॉन लैम्डा तो लैम्डा को ऊपर ले जाओ तो यह 5000 इंटू 10⁻⁻10 रखना पड़ेगा क्योंकि अगेंस्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 तो 30 यहाँ पे था तो उसको कम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁷, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो 2 से 5 को काटोगे तो ये हो जाएगा 2.5, और ये है 10⁻⁻25, ऊपर है 10⁻⁷ और -7 तो ये हो जाएगा -14, ये ऊपर जाएगा तो +25 हो जाएगा, +25 -14 करोगे तो +11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻11, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ फोटॉन कितने निकल के आएंगे 2.5 इंटू 10⁻11। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 25 देखना है। देखिए जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं कि आप सीखो, ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, और बाकी आप लोग अपना फीडबैक देना तो वैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे कराना है, इसे तेज कराना है या फिर धीरे धीरे कराना है, ठीक है। Which among the following has a hydrogen-like spectrum and whose line have the wavelength 4 times shorter than those of atomic hydrogen, ठीक है। तो आपको पहले हाइड्रोजन के लिए देखना है तो 1/λh करोगे तो r/z² 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये करोगे, ठीक है। और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगी, ठीक है। अपान एक अननोन है, ठीक है, ये अननोन है, इसका हमको पता नहीं है, तो 1/z अननोन या ए कर दो, इसको कुछ भी कर दो, ठीक है। ये निकाल लोगे, अगर जेड की वैल्यू निकले तो हमको एटम पता चल जाएगी कौन सा है, 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो भी ये लैम्डा है तो ये लैम्डा h से 1/4 है, ठीक है, 1/4 या 4 टाइम्स शॉर्टर है, तो इसको 4 टाइम्स शॉर्टर करोगे तो ये क्या करो लैम्डा h/4 कर दो इसको, तो h/4 करोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, जेड की वैल्यू यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए 1 रखो तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला जेड हमको निकालना है, लैम्डा h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू 1/z का स्क्वायर है, जेड ए का स्क्वायर, तो जेड ए की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो 2 किसका होता है, ये होता है हीलियम का, ठीक है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2, तो कौन सा आइटम हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा हीलियम, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा पहला, हीलियम आयन। बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है, आप करते जाओगे ना तो बड़े आराम से आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट, द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द मोशन ऑफ द चार्ज इज, ठीक है। फोर्स कह रहा है करंट की डायरेक्शन के पैरेलल है, ठीक है, कोई मूविंग चार्ज है जिसपे जो फोर्स लग रहा है वो करंट की डायरेक्शन के पैरेलल है, तो हमने यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स पैरेलल लग रहा है। तो देखो अब क्या करना होता है, फोर्स की डायरेक्शन में आपको पाम रखना होगा, ठीक है, और इस जो भी ये वायर है इसके थ्रू जो करंट है इसके थ्रू जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो कहाँ होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखेंगे, फिंगर्स को पॉइंट की तरफ रखेंगे तो आपका पाम जो होगा मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनसाइड होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने अपना फिंगर रखा, ठीक है, तो पाम हमारा बताएगा फोर्स और जो आपका थंब होगा वो बताएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ऐसे जब आप रखोगे तो थंब आपका राइट साइड में जा रहा है तो वेलोसिटी आपकी इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए, लेकिन 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 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी की निकल के आएगी उसको आप पलट दोगे, ठीक है। या तो लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, मैंने वहां पे बताया था जब मैंने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज आए तो या तो आप लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, अगर राइट हैंड लगाओगे तो जो भी डायरेक्शन निकल के आएगी उसको पलटना पड़ेगा। तो वेलोसिटी यहाँ पे राइट साइड में आ रही थी लेकिन पलट के हो जाएगी लेफ्ट साइड में, तो टुवर्ड्स द वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द वायर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 27, ए मेटल बॉल फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर ऑन द स्टील प्लेट एंड जंप अप टू ए हाइट ऑफ 81 सेंटीमीटर, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द बॉल एंड स्टील प्लेट इज, ठीक है। आपको ई बताना है, तो ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन कब होगा, देखो अप्रोच कब होगा, जब पार्टिकल यहाँ से गिरेगा नीचे की तरफ आएगा तो वो दूसरे सरफेस की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी अप्रोच हो रही है, और जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो रहा है, तो ऊपर कितना 81 सेंटीमीटर जा रहा है और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ा गया था, ठीक है। तो अब इसको वेलोसिटी के टर्म में कैसे निकाला जाए, तो देखो अगर इक्वेशन आप मोशन थर्ड वाला लगाओ तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर यहाँ पे रेस्ट है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो यू की वैल्यू 0 लिख दोगे, तो यहाँ पे जब h के फॉर्म में v निकालोगे तो v आएगा अंडर रूट 2gh, ठीक है। तो gh तो g तो यहाँ पे कॉमन ही रहेगा, ठीक है, g कांस्टेंट, तो v हो जाएगा अंडर रूट h के बराबर। तो e हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कब आ रहा है, जब ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने में कितना 81 सेंटीमीटर रख रहा है आपका, तो 81, तो h की वैल्यू रखोगे 81, तो यहाँ पे अंडर रूट 81 रखोगे अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कब हो रहा है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये 100 सेंटीमीटर कवर करा, तो यहाँ पे रख दोगे 100, तो ये रूट h2 अपॉन h1 किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा 100 से जब 0 0 काटोगे तो हो जाएगा 0.81, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेगे तो आ जाएगा 0.9 या 0.9, तो e की वैल्यू निकल के आएगी 0.9। बस यहाँ पे यही करना था, वेलोसिटी का रिलेशन निकालना था h के फॉर्म में, क्योंकि वेलोसिटी कहीं पे यहाँ पे दिया नहीं गया था, बस यही था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। बस ये आपको याद रखना है कि जो e की वैल्यू होती है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 है, 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस अंडरगो अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुज प्रोसेस इक्वेशन इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। तो यहाँ पे देखो ये आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, अब देखो पढ़ाया था तो मैंने सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कराना तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर है, तो अगर V स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो V की पावर -2 हो जाएगा, इसका मतलब PV की पावर जो x होता था तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी -2, ठीक है। अब हमको प्रोसेस लगाना था, C इक्वल टू क्या होता था, CV प्लस R अपॉन x माइनस 1 माइनस x होता था, सॉरी, जहां यहाँ पे प्लस करेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो x माइनस 1 होगा। तो CV की वैल्यू, अब CV की वैल्यू था R1 प्लस f/2, ठीक है, R1 प्लस f/2, तो R1 प्लस f/2, f की वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5R/2 प्लस R अपॉन 1 -2 है, ठीक है, x की वैल्यू -2 है तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो R/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5R/2 प्लस R/3, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम लोगे आप यहाँ तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 3 जा 6, तो 3 यहाँ तो 15, 5 इंटू 3 तो हो जाएगा 15R, और प्लस 3 2 जा 6, तो 2R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2R, तो टोटल आएगा 17R/6। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 17R/6, दैट मीन बी ऑप्शन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पर प्रोसेस आप पहचान जाए तो बस सिर्फ फार्मूला लगाना था यहाँ पे, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, in material like aluminum and copper the correct order of magnitude of various elastic moduli is। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम और कॉपर के लिए जो इसका ऑर्डर होता है, तो सबसे ज्यादा होता है बल्क मॉडुलस, फिर होता है यंग मॉडुलस, फिर होता है शेयर मॉडुलस। तो इसको आप ऑर्डर याद भी कर सकते हो, एक कोड इसको बॉय से याद कर सकते हो, VOYS, ठीक है। तो बॉय से आपको याद रखना, लेकिन वो यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। तो V मीन्स बल्क मॉडुलस, Y मीन्स यंग्स मॉडुलस, और S मीन्स शेयर मॉडुलस। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाएगा बल्क मॉडुलस, फिर यंग मॉडुलस, फिर शेयर मॉडुलस। तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको ऐसे ही याद कर लेना है आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वो इज द सेंटर ऑफ सर्किल। यहाँ पे वो क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड से कैसे लगाएंगे, तो पहले हम देखेंगे कि 360 डिग्री पे जो भी आपका टोटल रेजिस्टेंस था वो था 36 ओम, ठीक है, 36 ओम था। तो 30 डिग्री में कितना होगा, ठीक है। 30 डिग्री में अगर देखा जाए तो 36 अपॉन 360 इंटू 30, ये है आपका यूनिटरी मेथड। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल को, 36 से 36 कैंसिल हो, तो कितना बचेगा 3 ओम। तो इतने पार्ट का कितना आ जाएगा 3 ओम, और बाकी टोटल कितना था 36 था, तो बाकी जो वायर यहाँ से यहाँ तक बच रहा है उसका हो जाएगा 33 ओम, ठीक है। इसको आप वैसे भी लगा सकते थे, टोटल लेंथ निकालते हैं, इसके बाद आर का पान रेडियस करके 30 डिग्री की लेंथ निकालते तो लेंथ के रेशियो में फिर रेजिस्टेंस निकालते, वैसे भी कर सकते, लेकिन बहुत लेंथी हो जाता है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट पे सीधे करो, पैरेलल में दोनों, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 3 ओम 33 ओम अपॉन 36, ठीक है। इसको जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 2.75 ओम, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा अपॉन 36, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2.75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज अल्फा, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है। सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है। तो 4 तो ds अपॉन s जो होगा तो 4πr² होता है, ठीक है। तो r² होता है तो हो जाएगा 2dr/r, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब इसका ds अपान एस की वैल्यू दिया है आपको अल्फा, ठीक है। अब यहीं पे वॉल्यूम का देख लेते हैं, तो वॉल्यूम मतलब डेल्टा v बाई वी तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब क्यूब होता है आर का तो आर क्यूब के तो 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पे फिर से हो जाएगा डी आर अपान आर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम डी आर अपान आर की वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से ds अपान एस की वैल्यू अल्फा दिया है और डी आर अपान आर, तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो ये डी आर अपान आर की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो यहीं पे रख देना है हमको, तो डी बाई डी इक्वल टू 3 और डी आर अपान आर की वैल्यू रखना है अल्फा बाई 2। तो ये जो आएगा आपका वॉल्यूम डिटर्मिनेशन dv बाई वी, तो ये आ जाएगा 3 अल्फा बाई 2। दैट्स मीन ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द वाटर ड्रॉप फॉल एज ए The water drop fall at a regular intervals from the tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touch the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? यहाँ पे कह रहा है जब पहला ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा होता है तब तीसरा ड्रॉप वहां पे सरफेस को छोड़ने वाला होता है, ठीक है। कोई सरफेस है यहाँ से ड्रॉप गिर रही नीचे, तो थर्ड वाला जब यहाँ पे ग्राउंड को टच करता है तब तीसरा वाला यहाँ पे इसको छोड़ने वाला होता है। तो पूछा है दूसरा ड्रॉप कहाँ पे होगा, तो ये टोटल हाइट कितनी है 5 मीटर है। तो इससे आप इक्वेशन मोशन फर्स्ट वाला लगाओ, तो 5 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0। जी की वैल्यू 10 रखोगे तो 10/2 हो जाएगा 5, तो 5/5 ये हो जाएगा 1। टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड लग रहा है इसको नीचे पहुंचने में। तो 1 सेकंड बाद ये तीसरा वाला आ रहा है, तो 0 सेकंड पे पहला वाला चला होगा, उसके 0.5 सेकंड बाद दूसरा वाला चला होगा, फिर 1 सेकंड बाद तीसरा वाला, तभी तो आएगा, ठीक है। तो इंटरवल कितना आ जाएगा 0.5 सेकंड। नहीं समझ में, फिर से देखो, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे पहला वाला गिरा, उसके बाद 0.5 सेकंड बाद दूसरा गिरा, तभी तो 1 सेकंड बाद तीसरा गिरेगा, क्योंकि तीसरे की गिरने की कंडीशन क्या है, जब पहला वाला जमीन पे टच करा है और जमीन पे वो 1 सेकंड पे टच करा है, इसका मतलब 1 सेकंड बाद तीसरा जब गिर रहा है तो दूसरा 0.5 सेकंड पे गिरा होगा। तो 0.5 सेकंड बाद उसकी चली गई दूरी निकाल लो तो उतनी हाइट पे आ जाएगा। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू2 की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए टी, ए की वैल्यू 0 रखोगे क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग गिर रहा है, अपन टी स्क्वायर की जगह क्या करोगे 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप करोगे तो 2.5/2 आएगा, तो एच की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी तो आ जाएगी 1.25, ठीक है 1.25। लेकिन अब ये ऊपर से आएगा, ठीक है, ये ऊपर से 1.25 निकल के आया, लेकिन ग्राउंड से पूछा है, तो ग्राउंड से अगर निकालोगे तो टोटल 5 था, तो 5 माइनस 1.25 जब करोगे यहाँ पे तो निकल के आ जाएगा 3.75 मीटर, ठीक है। तो कितने हाइट पे होगा, नीचे से 3.75 मीटर दूरी पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 33, ए कॉर्ड इज रैप्ड अराउंड ए पुली ऑफ मास m एंड रेडियस r as shown in the figure. To end of the cord, a block of mass m is connected as shown in the figure, and other is end of a force of 2 mg and a block of mass 2m. Let's angular acceleration of the disk in A and B is alpha A and alpha B respectively. Then तो आपको यहाँ पे अल्फा ए और अल्फा बी में रिलेशन बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन, ये तो इतना बड़ा है, पढ़ने में 1 मिनट लग गया इसको, तो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ दोगे मेरे हिसाब से। तो इसको 45 में ये वो क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी बहुत बड़ा है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे तो इसको छोड़ ही देना आप, या तो बाद में आपके पास टाइम बचे तो कर लेना, वरना इसको छोड़ के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 2 mg का फोर्स लगाया जा रहा है, इसको नीचे खींचा जा रहा है, ये पुली है, इसका मास m है, रेडियस r है, यहाँ पे एक मास m है, यहाँ पे मास m है, लेकिन यहाँ पे 2m का मास लटकाया गया, यहाँ पे 2 mg का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ए है, इसका है अल्फा बी, तो अल्फा ए अल्फा बी में रिलेशन बताना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा होगा तो T2 माइनस T1 इंटू आर, तो T क्रॉस आर करेंगे तो यही आ जाएगा टार्क, और टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, तो आई की वैल्यू क्या होगी डिस्क की mr²/2 होता है इंटू अल्फा, तो आई अल्फा किया। तो यहाँ पे अब एक एक इक्वेशन बनाएंगे, T1 यहाँ पे करेंगे तो T1 माइनस mg इक्वल टू m a अल्फा, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा a से, ठीक है, ये ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ से हमने अब T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 mg के बराबर, तो यहाँ से हमने निकाला तो a अल्फा आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 2g/3 r। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लेना, इतना टाइम नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर दूसरे डिस्क की बात की जाए तो उसका क्या है अल्फा बी है, तो यहाँ पे भी वही T2 माइनस T1 इंटू आर इक्वल टू mr² इंटू अल्फा बी। तो यहाँ से भी T2 माइनस T1 हमको कैसे भी करके निकालना है, तो इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये यहाँ पे आपका निकल के आएगा अल्फा बी इक्वल टू 2g/7r, ठीक है। अल्फा बी इक्वल टू 2g/7 आ रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो जब अल्फा ये 2g/3 आ रहा है, यहाँ पे 2g/7 है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे ज्यादा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम आएगी। तो अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी। तो ये यहाँ पे देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इसको टोटल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 5 मिनट कम से कम लगेगा इसमें। अगर ये क्वेश्चन आता भी होगा तब भी आप इसको बाद में ही करना, बीच में मत करने लग जाना। चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द VH कर्व 1 and 2, ठीक है, सोन इन द फिगर इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। इसमें आपको 2 ग्राफ दिखाया गया है 1 and 2।
V और H के बीच में है, ठीक है। तो अब ये देखना है कि आपको जो सॉफ्ट आयरन होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट आयरन होता है वो हाई रिटेंटिविटी होती है उसकी और लो कोएर्सिव फोर्स होता है, ठीक है, हाई रिटेंटिविटी लो कोएर्सिव फोर्स होता है। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है तो उसका H की वैल्यू 0 होती है, जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी H की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए जो आयरन होगा तो आयरन क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो उसकी H की वैल्यू 0 होगी, मतलब वो टोटल V एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, V एक्सिस पे है, पहला वाला जो ग्राफ दिख रहा है वो V एक्सिस पे, टोटली V एक्सिस पे है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आयरन। तो आयरन क्या होता है, वो होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन हो जाएगा पहला, स्टील हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टील हो जाएगा और पहला हो जाएगा सॉफ्ट आयरन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, ए स्टोन इज टाइड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज वायर्ड इन वर्टिकल सर्किल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर एट ए सेंटर इंस्टेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L इज वेल्ड इन ए वर्टिकल सर्किल विद द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एट द सेंटर at a certain instant of time. The stone is at lowest position and has a speed u. The magnitude of change in its velocity as it reaches at a point where the string is horizontal is assumed, ठीक है। जब स्ट्रिंग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जा रही है तब आपसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, ठीक है। तो अब अगर इक्वेशन आप मोशन लगाया तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी नेगेटिव लगेगा तो माइनस 2gl लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल है, तो इनके बीच कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। तो डेल्टा v अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, क्योंकि एंगल कितना 90 डिग्री है तो टू भी cos 90 का हो तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर की वैल्यू है u स्क्वायर माइनस 2gl। तो यहाँ पे 2u स्क्वायर हो जाएगा और 2gl हो जाएगा, तो 2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस g इंटू एल। तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी 2 ब्रैकेट में u स्क्वायर माइनस gl। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट। देखिए हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट से ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा जो होता है वो क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। तो जो भी इसका वेव फ्रंट का फिनोमेना होता है तो उससे ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा आपका डिफाइन नहीं हो सकता या एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए और आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 2 moles of helium gas are taken along the path ABCD as shown in the diagram. The work done by the gas is टोटल वर्क डन आपको बताना है, ठीक है। पीवी ग्राफ होता तो हम इसका एरिया निकाले थे, लेकिन यहाँ पे आपको वीटी ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो पहले देखो, अब ए से वी जाओगे तो यहाँ से ए से वी है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, मतलब आइसोबारिक कंडीशन है, ठीक है। तो WAB, तो आइसोबारिक कंडीशन में क्या होता है, NR डेल्टा टी, ठीक है। वर्क डन होता है NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी। तो एन की वैल्यू 2 मोल यहाँ पे पहले ही कहा गया है, आर रख दो, डेल्टा टी देखो यहाँ से 250 से शुरू करके आप जा रहे हो 750 तक, तो यहाँ पे चेंज कितना आएगा 500 का, तो ये टोटल हो जाएगा 1000 आर। WAB, अब WBC देखो, WBC ये कौन सा बारीक, ये आइसो बारीक था, ठीक है, आइसो बारीक था, ये हो जाएगा आइसोबारिक। अब V से C यहाँ पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। अब WCD देखना है, तो WCD अब देखो ये ग्राफ सीधे है, ठीक है। तो यहाँ से जाओगे तो ये आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में जो भी वर्क डन होता है तो होता है NR डेल्टा टी ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ठीक है। N की वैल्यू 2 मोल, R की वैल्यू ऐसे रखना है, टेम्परेचर हो जाएगा आपका 1000 दिया है यहाँ पे, ln की, अब देखो V फाइनल कितना है, V फाइनल 20, यहाँ पे इस एक्सिस पे देखो 20 है, V फाइनल, V इनिशियल 15, तो ये करोगे नीचे 15, इसको कैंसिल करोगे तो 5 से अगर कैंसिल हो तो 4 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स तो 4/3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा 2000, तो 2000 R ln 4/3। अब टोटल वर्क डन हमको देखना है, तो टोटल वर्क डन निकालेंगे तो WAB प्लस WBC प्लस WCD आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोकोरिक में वर्क डन हो गया 0, आइसोथर्मल में यह है वर्क डन आपका, आइसोबारिक में 1000 आ रहा है, तो 1000 में ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये भी 2000 R हो जाएगा, 2000 R/2 हो जाएगा, तो 2000 R और इसमें भी 2000 R है, तो यहाँ पे 2000 R को कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2000 R हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/2, क्योंकि ऊपर भी 2 था नीचे, तो ऊपर वाला 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो नीचे वाला 2 बचा रहा है, तो 1/2 प्लस यहाँ पे 2000 R कॉमन हो जाएगा ln 4/3। ये ऑप्शन मैच कराने के लिए इस तरह करना पड़ा हमको, क्योंकि इसी तरह आपका ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 2000 R ब्रैकेट में 1/2 प्लस ln 4/3। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, इस तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे जो अगले पेपर हम कराएंगे तो वहां पे देखेंगे उनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ए ट्रेन ऑफ वेट 10 की पावर 7 न्यूटन, ठीक है, वेट दिया है 10 की पावर 7 न्यूटन, तो अगर जी से इसको डिवाइड करा दोगे तो इसका मास निकल के आ जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 आ जाएगा इसका मास। इज रनिंग ऑन ए ट्रेवल ट्रैक विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कराओ तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 10, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 10। द फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5 किलोग्राम फोर्स पर क्विंटल दिया, ठीक है, पर क्विंटल दिया है। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है तो पावर ऑफ इंजन, तो पावर क्या होता है F इंटू वी, ठीक है, पावर होता है F इंटू वी, तो F पहले निकाल लो, तो F दिया आपको 0.5 किलोग्राम पर क्विंटल दिया है, ठीक है, तो किलोग्राम पर क्विंटल दिया तो 100 से इसको डिवाइड कराओगे और मास आपका निकल के आया था 10 की पावर 6, ठीक है। तो अब यहाँ से जब फोर्स निकालोगे तो फोर्स आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है, 50,000 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। तो यहाँ रखोगे 50,000 न्यूटन फोर्स इंटू वी की वैल्यू आपकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 5 × 10 की पावर 5 वाट, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर 5000 करो तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो किलोवाट लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 500 किलोवाट या 5 × 10 की पावर 5 वाट। अब आपको ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन में आपको किलोवाट के फॉर्म में दिया गया, तो आप किलोवाट में आप लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 500 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 39, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल लेम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन ए टाइम t, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो v/t हो जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एज द फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाई, ठीक है, आपको पावर बताना है। तो पावर फिर से वही पावर क्या होता है F इंटू वी होता है, ठीक है, पावर अगर लिखेंगे तो होता है F इंटू वी। एफ की वैल्यू निकाला है तो F इक्वल टू ma होता है, तो m a की वैल्यू क्या लिखें हम लोग v/t लिख देंगे, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा आपका F, तो फिर से पावर लिखोगे तो mv अपॉन t। अब ये वाला जो v है तो v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, u प्लस a इंटू टी। u तो जीरो क्योंकि रेस्ट से मोशन शुरू हो रहा है, a की वैल्यू आपको पता है v/t है, ठीक है, a की वैल्यू आप रख दोगे v/t, ये हमने निकाला था a की वैल्यू v/t। तो यहाँ पे v की जगह हम रखना है at, a की वैल्यू रखोगे v/t इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा mv² अपॉन t² इंटू टी, ये आ जाएगा आपका पावर। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका mv² अपॉन t² इंटू टी², बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ अल्फा डीके द डॉटर न्यूक्लियाई एक्स is moving with kinetic energy E. The total energy released if parent nuclei was at rest will be, ठीक है। अब देखो अल्फा डीके हो रहा है तो अल्फा डीके में क्या होता है, जो मास होता है तो उसमें 4 की कमी होती है, ठीक है, 4 का डिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो a+4 था तो बाद में एक में क्या हो जाएगा a हो जाएगा, डिडक्शन कितना होगा अल्फा पार्टिकल क्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर इसका मोमेंटम हम लोग इक्वल करें, ठीक है, क्योंकि क्या होगा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो मोमेंटम इक्वल करेंगे तो p इक्वल टू √2m के भी लिख सकते हो, तो √2m m की जगह रखोगे a, ठीक है, मास क्या है a है, k की जगह e रख लो, ठीक है, e a कर दो, इक्वल किसका करोगे √2m, यहाँ पे m की वैल्यू रखोगे 4 और e की वैल्यू रखोगे EB, ठीक है, EB रख सकते हो या E रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको स्क्वायर कर लो तो यह स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे समझ लो खत्म, समझते ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो EA निकल के आएगा तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे A था, ठीक है, तो 4/a इंटू E, तो ये आ जाएगा EA की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, E रिलीज करना है, ठीक है, तो ER मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी तो E क्या होगी E प्लस 4/a इंटू ई, तो ये यहाँ पे E अगर कॉमन ले लोगे तो आपका आ जाएगा 1 + 4/a, ठीक है, ये आ जाएगा E रिलीज। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी E इंटू 1 + 4/a। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इफ a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कमिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स एट डिस्टेंस r, देन अब देखो जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होता है। तो a और r में आपसे रिलेशन पूछा गया है, तो a² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², तो a इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r⁻⁻1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सॉरी। अब यहीं पे अगर कोई सिलिंड्रिकल सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए अगर सिलिंड्रिकल कोई सोर्स होता है तो उसके लिए I होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² तो होता ही है, तो a हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r। तो अगर सिलिंड्रिकल कोई सोर्स होता है तो a हो जाता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻1/2। अगर वेव इन्फिनाइट से आ रही है, ठीक है, कोई भी वेव इन्फिनाइट से आ रही है तो उसका जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल सोर्स होगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है, और जो प्लेन जो भी लाइट इन्फिनाइट से आ रही है तो उसका प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है ये, तो इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको। ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज इज प्लेस इनसाइड द वाटर। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड एंड इन द ईयर इट इज 300 मीटर पर सेकंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिकॉर्डेड बाय द ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन द ईयर। देखिए फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, वेवलेंथ बदलेगी, स्पीड भी बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज थी तो वही रहेगी। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका जो भी फ्रीक्वेंसी पहले थी वही बाद में रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड एट ए सम इंस्टेंट ड्यूरिंग मोशन इट्स वेलोसिटी मेक एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम विल बी। ठीक है, यहाँ पे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, u वेलोसिटी से। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो जाएगा u cos थीटा। अब कुछ टाइम बाद कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v हो गई, मानो कि v हो गई, ठीक है, और इसका एंगल कितना है, अल्फा बना रहा है, ठीक है। ये एंगल जो अभी हॉरिजॉन्टल से है वो है अल्फा, ठीक है। तो ये फिर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, v cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है, v cos अल्फा। तो आपको पता हो, अगर मैंने प्रोजेक्टाइल में बताया भी था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको इक्वल कर दो तो u cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा v cos अल्फा, ठीक है। आपको निकालना है v, तो v निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा u cos थीटा अपॉन cos अल्फा, ठीक है। अब 1 अपॉन cos अल्फा को sec अल्फा भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू sec अल्फा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा u cos थीटा इंटू सेक अल्फा। 1 अपॉन cos अल्फा को सेक अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। 1 अपॉन साइन होता तो कॉसेक हो जाता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एट ए रूम टेम्परेचर कॉपर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.4 into 10 की पावर 28 मीटर क्यूब। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर एंड करेंगे करंट ऑफ 5.4 एम्पियर विल बी, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। तो वीडी इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन NEA। तो अब I की वैल्यू आपको दिया गया है 5.4, N की वैल्यू दिया गया है 8.4 into 10 की पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको 1.6 into 10 की पावर -19 रखना है, और A की वैल्यू आपको दिया गया 10 की पावर -6। बस इसको आपको सॉल्व करना है, आपको आ जाएगा 0.4 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड। बस इसमें सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, वाटर राइज अप टू ए हाइट h in a capillary tube of certain diameter. This capillary tube is replaced by a similar tube of half the diameter. Now water will rise to the height of। देखिए कैपिलरी में वाटर राइजिंग का जो फार्मूला होता है H इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो g होता है। S यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस होता है, डायमीटर होता है जो कैपिलरी का वो होता है, ठीक है। तो H आपका यहाँ पे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायमीटर हाफ कर दिया है, तो डायमीटर जब हाफ कर देगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो डायमीटर जब हाफ करेगा तो हाइट जो होगी वो डबल हो जाएगी। तो बाद में वाटर कितना 2h हाइट तक चढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट पेपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जो अगला पेपर आएगा। तो इसको आप लोग इसका रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा, क्या इसमें इंप्रूव किया जाए, स्पीड और बढ़ाई जाए या कम की जाए, कैसे आपको समझाया जाए, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए यही वीडियो इसको खत्म करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।